हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने मोड्स ऑफ तलाक के 3 मोड्स पढ़ लिए थे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम बचे हुए 4th मोड ऑफ तलाक के बारे में पढ़ेंगे। तलाक बाय जुडिशियल प्रोसेस। द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में मुस्लिम वाइफ को भी कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, जिनमें से अगर कोई ग्राउंड मुस्लिम वाइफ के पास हो तो वह कोर्ट में सूट फाइल करके अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। ये ग्राउंड सिर्फ वाइफ को ही दिए गए हैं, हस्बैंड को नहीं। इस एक्ट के सेक्शन 2 में वह स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन ग्राउंड्स के होने पर मुस्लिम वाइफ अपने हस्बैंड से तलाक कोर्ट में सूट फाइल करके ले सकती है। इस तरह के तलाक को फर्स्ट कहा जाता है। फर्स्ट है, द हस्बैंड इज मिसिंग फॉर 4 years मीन्स अगर हस्बैंड का 4 सालों से कोई पता नहीं है कि वह कहाँ है, कैसा है, तो वाइफ इस ग्राउंड पर तलाक की डिक्री ऑब्टेन कर सकती है, पर वह डिक्री 6 मंथ्स तक इफ़ेक्ट में नहीं आएगी डिक्री की डेट से। और अगर इन 6 मंथ्स में हस्बैंड वापस आ जाता है और अपनी कंजुगल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह डिक्री रिवोक भी करवा सकता है अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो। सेकेंड है, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को नज़रअंदाज करता हो या उसे मेंटेन ना कर पा रहा हो 2 सालों से, तो भी वाइफ के पास ग्राउंड होगा कोर्ट से डाइवोर्स की डिक्री ऑब्टेन करने का। थर्ड है, अगर हस्बैंड को 7 साल या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट हो गई हो और वह पनिशमेंट भी फाइनल होनी चाहिए, इस ग्राउंड पर वाइफ डाइवोर्स की डिक्री कोर्ट से ऑब्टेन कर सकती है। अगर उसकी सज़ा बाद में कम्यूट मीन्स कम भी हो जाए तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ, अगर हस्बैंड बिना किसी रीज़नेबल कॉज के अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं परफॉर्म कर रहा है 3 सालों से, तो भी वाइफ कोर्ट से तलाक की डिग्री ऑब्टेन कर सकती है। फिफ्थ है, अगर हस्बैंड मैरिज के टाइम से इम्पॉर्टेंट हो और बाद में भी इम्पॉर्टेंट रहे तो वाइफ पेटिशन फाइल करके इस ग्राउंड पर तलाक ऑब्टेन कर सकती है। पर अगर डिग्री पास होने से पहले हस्बैंड कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दें और कोर्ट हस्बैंड को 1 साल का टाइम दे सकती है यह प्रूव करने के लिए कि अब वह इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। अगर हस्बैंड इस 1 साल में कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे तो वाइफ इस ग्राउंड पर तलाक नहीं ले सकती। सिक्स्थ है, अगर हस्बैंड 2 सालों से अनसाउंड माइंड हो या फिर किसी ऐसी विंडल डिसीज़ से सफ़र कर रहा हो जो ठीक नहीं हो सकती, तो वाइफ डिवोर्स की पेटिशन फाइल कर सकती है। सेवेंथ है, सेक्शन 2 क्लोज 7 में राइट ऑफ रेपुटेशन दिया गया है। अगर वाइफ की मैरिज 15 साल की उम्र से पहले उसके फादर या गार्जियन ने करवाई हो तो वह वाइफ 15 साल की एज के बाद पर 18 साल की एज से कम से पहले मैरिज को रेपुटेट करवा सकती है। पर 15 साल से 18 साल की एज तक मैरिज कंज्यूमेट नहीं होनी चाहिए। अगर इस बीच मैरिज कंज्यूमेट हो जाती है तो वाइफ इस ग्राउंड पर मैरिज रेपुटेट नहीं करवा सकती। 8th है, अगर हस्बैंड वाइफ के साथ क्रुएलिटी करता है तो भी वाइफ इस ग्राउंड पर डाइवोर्स की डिग्री ऑब्टेन कर सकती है। 9th है, ऐसा कोई भी ग्राउंड जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए मुस्लिम लॉ में वैलिड हो, उस ग्राउंड पर वाइफ कोर्ट में तलाक के लिए पेटिशन फाइल कर सकती है।
लीगल इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाइवोर्स। फर्स्ट है, कोहैबिटेशन बिकम्स अनलॉफुल। डाइवोर्स फाइनल होने के बाद अगर हस्बैंड और वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वह अनलॉफुल होगा और इस सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो बच्चे होंगे वह भी इलेजिटिमेट माने जाएंगे। सेकंड है, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज। अगर मैरिज कंज्यूमेट हो रही हो और उसके बाद डिवोर्स होता है तो वाइफ को दोबारा मैरिज करने से पहले इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। पर अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं थी तो वाइफ बिना इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व किए भी इमीडिएटली रीमैरिज कर सकती है। अगर मैरिज कंज्यूमेटेड थी तो वाइफ को इमीडिएटली उसका डिवोर्स देना पड़ेगा डाइवोर्स के बाद। पर अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं थी तो उस केस में वाइफ को हाफ स्पेसिफिक डिवोर्स ही मिलेगा। हस्बैंड के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है वाइफ को इद्दत पीरियड में भी मेंटेन करने का। थर्ड है, म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस। म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस तब तक होते हैं जब तक कि फाइनल डिवोर्स नहीं हो जाता या फिर जब तक तलाक रिवोकेबल बना रहता है। पर अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी की डेथ हो जाए वाइफ के इद्दत पीरियड के दौरान या जब तक कि तलाक रिवोक किया जा सकता था उस दौरान, तो दूसरे स्पाउस को इनहेरिटेंस का राइट मिलेगा। पर अगर तलाक फाइनल हो गया था तो दोनों में से किसी के पास इनहेरिटेंस का राइट नहीं होता। गाइस, हमारा तलाक का टॉपिक ख़त्म हो गया है। हम एक बार सारे इद्दत पीरियड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इद्दत पीरियड वह पीरियड होता है जिसमें वाइफ रीमैरिज नहीं कर सकती। इस इद्दत पीरियड को ऑब्ज़र्व करने का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो चाइल्ड की पैटर्निटी के बारे में पता लगा लिया जाए, उसमें कोई डाउट ना हो। पीरियड ऑफ इद्दत इन डिफरेंट केसेस। अगर मैरिज डाइवोर्स से डिसॉल्व हुई है तो उस केस में वाइफ को 3 मंथ्स का मीन्स 3 to her मंथ्स का इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। सेकेंड है, इन केस ऑफ डेथ। अगर मैरिज डेथ से डिसॉल्व हुई है तो उस केस में इद्दत पीरियड 4 मंथ्स 10 डेज़ का होगा। थर्ड है, इफ़ द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट। अगर वुमेन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो उस केस में जब तक कि वुमेन की डिलीवरी ना हो जाए या फिर मिसकैरेज ना हो जाए तब तक वुमेन को इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। फोर्थ है, अगर हस्बैंड तलाक दे देता है और वाइफ अपना 3 मंथ्स का इद्दत पीरियड स्टार्ट कर दिया पर उस 3 मंथ्स के बीच में हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस केस में वाइफ को फ्रेश पीरियड ऑफ इद्दत स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि 4 मंथ्स 10 डेज़ है। अगर मैरिज वैलिड थी और नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज थी तो वाइफ को इद्दत ऑब्ज़र्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर मैरिज डाइवोर्स से डिसॉल्व हुई है। पर अगर मैरिज डेथ से डिसॉल्व हुई है तो उस केस में इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। अगर मैरिज कंज्यूमेटेड थी तब भी वाइफ को इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। सिक्स्थ है, इरेगुलर मैरिज के केस में। अगर मैरिज कंज्यूमेटेड हुई थी उसके बाद चाहे मैरिज डेथ से डिसॉल्व हो या फिर डिवोर्स से, वाइफ को 3 मंथ्स का मीन्स 3 to her मंथ्स का इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। पर अगर मैरिज नॉन कंज्यूमेटेड थी तो उस केस में वाइफ को इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
इद्दत पीरियड हस्बैंड के डाइवोर्स देने के टाइम पे या फिर हस्बैंड की डेथ के टाइम से स्टार्ट हो जाता है, ना कि जब वाइफ को नॉलेज हुई थी। गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।